नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य महाराष्ट्र से आई बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के जलगांव में हुए बड़े रेल हादसे में 12 यात्रियों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए हैं। ये हादसा ट्रेन में आग लगने की अफवाह की वजह से हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव से ट्रेन हादसे की जो पहली तस्वीर आई वो विचलित करने वाली है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि ना तो हम इन्हें दिखा सकते हैं और ना ही आप इन्हें देख पाएंगे। बुधवार शाम करीब 5 बजे की घटना है। ट्रेन में बैठे यात्री पल भर के अंदर इतनी विभत्स तस्वीरों में बदल गए जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हादसा परघाड़े रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जो कि पचोरा के पास है। पचोरा मुंबई से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। पुष्पक एक्सप्रेस यहां चेन पुल करने के बाद रुकी थी। ट्रेन की चेन इसलिए खींची गई थी क्योंकि चलती ट्रेन में आग की अफवाह उड़ी थी। आग की अफवाह के बाद जैसे ही यात्री ट्रेन से कूदकर बाहर आए, वो दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। यानी पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री जैसे ही दूसरे ट्रैक पर कूदे, सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस के नीचे आ गए। देखिए, जहाँ पे ये एक्सप्रेस का एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे एसीपी हुआ था। जो पुष्पक एक्सप्रेस है, जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आती है, उस गाड़ी में पचोरा स्थानक के दरमियान पास में एसीपी हुआ था। वहाँ पे एसीपी होने के बाद कुछ यात्री जो है वो ट्रेन से नीचे उतरे थे। उसी समय अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली जो कर्नाटक एक्सप्रेस है, उस गाड़ी की वजह से कुछ यात्रियों को इंजरी होने की जो घटना है वो हमारे सामने आई है। उन यात्रियों को हम लोग मेडिकल मदद पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। स्थानिक प्रशासन है, उससे भी मदद ली जा रही है। इस हादसे को लेकर एक सीनियर रेल अधिकारी ने जानकारी दी कि कोच में चिंगारी निकलने से कुछ यात्री घबरा गए थे। हॉट एक्सल या ब्रेक बाइंडिंग से चिंगारी निकली थी। इसके बाद घबराए यात्रियों ने चेन खींच दी थी और चेन खींचते ही ट्रेन से कुछ यात्री कूद पड़े। इसके साथ ही कुछ यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें है कि जलगांव से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े थे और इसमें से किसी ने एसीपी किया पहले ट्रेन में, और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भुसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालंय, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि जिस जगह पर घटना हुई वहां एक तीखा मोड़ था। इस तीखे मोड़ की वजह से ट्रैक पर मौजूद यात्रियों को पता ही नहीं चला कि दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है। और जलगांव में हमारे सहयोगी नीलेश ने हादसे वाली ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से बात की। क्या वारदात? विशाल यादव, मतलब वारदात ये हुई कि मतलब बताना ट्रेन रुकने की वजह से, मतलब जैसे ब्रेक लिए, ब्रेक की वजह से धुआं उठा, उसमें अफवाह फैला दिया कि आग लग गई, आग लग गई। बंदे सारे इधर उधर कूदने लगे। तो आप अभी वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, आपको कहाँ लगा और आपको जब लगा तो वहाँ पे आपको कुछ ये मिला नहीं क्या उपचार वगैरह? चार मतलब जैसे कि हम लोग भी साथ में उतरे तो वहाँ पे मतलब जैसे कि अब ट्रेन आ गई, एक बार बंदे लड़े, जब एक्सीडेंट हुआ तो फिर हम लोग भी साइड हो गए, तो भी उसी में थोड़ा बहुत चोट लग गई है। क्या यानी क्या पूरा माहौल था वहाँ पे? माहौल तो अभी इसका मतलब कि जब सारे बंदे खड़े थे तो अचानक से ट्रेन आ गई, तो भगदड़ मच गई, इधर उधर भागने लगे बंदे। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए गंभीर हमले के बाद कुछ ही दिनों में उनका ठीक हो जाना कईयों को हैरान कर रहा है। 16 जनवरी को उन पर जानलेवा हमला हुआ था, उन्हें चाकू लगा था, बल्कि चाकू का एक बड़ा हिस्सा उनकी पीठ से निकला भी था। लेकिन 5 दिनों में फिट होकर जब वो अस्पताल से निकले तो संजय निरुपम ने सवाल खड़े किए। दिखाते हैं आपको ये। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की मुस्कुराते हुए और बिना किसी परेशानी के चलते हुए ये तस्वीरें देखकर संजय निरुपम दंग रह गए। अब वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सैफ इतने कम समय में ठीक कैसे हो गए। सैफ अली खान के पीठ में 2.5 इंच चाकू घुस गया था। फिर ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पर लाए गए थे।
फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 घंटे तक इनका ऑपरेशन चला था। तो इतना सारा कुछ होने के बाद कोई व्यक्ति 4 दिन में इतनी फिट अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या यह संभव है? इधर संजय राउत ने सैफ अली खान की इतनी तेज रिकवरी को एक चमत्कार करार दिया। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। इस बीच आज सैफ अली खान ने अपनी जान बचाने वाले उस ड्राइवर से मुलाकात की जिसने उनकी मुश्किल घड़ी में मदद की थी। यही बात हुई कि आओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया बोले। सब जितना भी परिवार से सबसे मुलाकात हुई, जैसे जो भी थे, उनकी माता जी भी, सब ने बोला कि चलो ठीक, जो भी किया अच्छा ही किया। सैफ अली खान के जल्द ठीक होने से सभी को राहत है, लेकिन नेताओं को इसमें भी अपने मतलब का एक मुद्दा मिल गया है। राजस्थान में 0 और कम एडमिशन वाले 190 स्कूलों को मर्ज करने के बाद विभाग ने अब 259 स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया है, जिसके बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली में राजनीति इस पर तेज हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा अगर दिल्ली में सरकार बनाती है तो इसी तरह से स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। 9 साल की नूरम और जोया 2 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाती हैं। दोनों संजय नगर के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हैं, लेकिन उन्हें राजीव नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय जाना होता है। विधायक कोष से स्कूल का नया भवन तैयार है। बच्चे नए भवन में पढ़ते, इससे पहले ही विभाग ने मर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। सर पास में रहना चाहिए, बहुत दूर होता है ये स्कूल, बहुत दिक्कत होती है सर, पाँव दुख जाते, बहुत दूर है वो स्कूल, 15-20 मिनट लग जाते जाते कभी तो कुत्ते पीछे पड़ जाते टाइम बहुत दिक्कत होती है, मतलब चढ़ाई भी बहुत बड़ी है। फिर आप क्या चाहती हैं? ये स्कूल खुल जाए। इस दूरी ने अभिभावकों की चिंता बढ़ाई है। स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां अब स्कूल नहीं जा पाएंगी। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ावे किसमें? पढ़ाने के लिए स्कूल भी तो चालू होना चाहिए। 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो जाना आने में दिक्कत होती थी मेरी लड़की को, इस वजह से मैंने हटा लिया उसको। अब क्या करूँ, दूर स्कूल है तो फिर ओपन करवा रही हूँ। अजमेर के अंद्रकोट इलाके में 2 उर्दू मीडियम स्कूल को हिंदी मीडियम स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये विकल्प नहीं है। यहाँ पर हमने 1 से लेके 8वीं तक हर माध्यम मतलब कि हर सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ा है और हमें उर्दू में ही पढ़ना है आगे भी। बराए मेहरबानी होगी आप लोगों की कि हमें हिंदी में सर्वे ना करें और हमें उर्दू में ही पढ़ना है। राजस्थान सरकार का ये फैसला दिल्ली में भी मुद्दा बन गया है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा आई तो स्कूल बंद कर देगी। हालांकि भाजपा ने संकल्प पत्र में सरकारी संस्थानों में KG से PG तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया है। KG से PG तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। इस सियासी गर्मागर्मी के बीच यह बच्चे नजदीकी स्कूल शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। सबको समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों का घर के पास होना जरूरी है, लेकिन अब ये बच्चे दूर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। ये चाहते हैं कि यह दूरी घट जाए। अगर दूरी बरकरार रही तो वह दिन दूर नहीं जब ये बच्चे शिक्षा से दूर हो सकते हैं। अजमेर से सहयोगी पवन अटारिया के साथ और जयपुर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ सोमू आनंद, NDTV। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 40 नेत्रहीन लड़के लड़कियां पहली बार मतदान करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने खुद उनका वोटर ID कार्ड बनवाया है और मतदान करने की ट्रेनिंग भी दी गई है। दिल्ली ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से जुड़े ये करीब 40 युवा नेत्रहीन वोटर हैं। चुनाव आयोग की पहल पर इनके वोटर ID कार्ड बने हैं और अब ये पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। मैंने वोटर ID कार्ड अप्लाई करा था, पहली बार करा है, तो अब उसके बाद मैं वोट डालूंगी तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा, कि मैं पहली बार वोट डालूंगी। ब्लाइंड के लिए वोट डालने के लिए अप्लाई किया गया है तो वो तो बहुत अच्छा हुआ और ब्लाइंड भी वोट आगे डालेंगे और ब्लाइंड की भी संख्या बढ़ते जाएगी और ब्लाइंड भी वोट डालेंगे आगे बढ़ के। इस बार मैं तो खुश हूँ, लेकिन मेरे घर वाले सर बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी खुद से अगर डालेगी बहुत अच्छा रहेगा। इन सबको चुनाव आयोग की टीम मतदान केंद्र तक लेकर जाएगी और वोट डालने के बाद इन्हें वापस ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन पहुंचाएगी। इनके लिए मतदान केंद्र भी खास तौर पर डिजाइन किया जाएगा। 40 ऐसे बच्चे थे जो मिसिंग थे, उन लोगों को हमने इसमें कवर किया और उनके लिए हम लोगों ने EVM का ट्रेनिंग भी कराया। तो जहाँ ये 40-45 बच्चे जाके वोट देंगे अपना पहली बार, उसको हम पूरी तरीके से इनके लिए डिज़ाइन करेंगे।
इन युवा वोटरों का कहना है कि उन्हें नेत्रहीन समझकर कोई स्पेशल न समझे। ये नेत्रहीन वोटर अपील कर रहे हैं कि सभी लोग आगे आकर मतदान का प्रयोग करें। एक जरा सी प्यास भी बड़ा बदलाव ला सकती है। दिल्ली के एक शिक्षक अपने साथियों के साथ मिलकर बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से बच्चे फुटपाथ पर बैठकर ट्रैफिक की लाइट में पढ़ते हैं। देखिए रिपोर्ट। नारायणा से धौलाकुआं रिंग रोड पर शहर की ओर आते हुए बाईं तरफ फुटपाथ पर कुछ बच्चे पढ़ते दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि रोज शाम को 2 घंटे ये बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। धौलाकुआं की ट्रैफिक के शोर में भी मैंने इन बच्चों को पहाड़े और ABCD का अभ्यास करते देखा। अभिषेक इन बच्चों के मास्टर जी हैं, जो अपने एक दोस्त की मदद से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक NGO से हैं, जिसके संस्था का नाम है पुनर्जागरण समिति, जो कि स्किल्स पे और एजुकेशन पे काम करती है। महिलाओं के लिए भी काम करती है, बच्चों के लिए भी। तो ये बच्चे मतलब रोज पढ़ाते हैं या क्या है? रेगुलर क्लास लगती है सर यहाँ पे। ये 3 से 3:30 से लेके 5:30 बजे तक 2 घंटे की रेगुलर क्लास। और आप भी पढ़ाते हैं? हाँ सर, मैं पढ़ाता हूँ और गौरव जी हैं, हम 2 लोग यहाँ पे टीच करते हैं। मजदूरों के बच्चे जो PWD में काम करते हैं मजदूर, उन्होंने यहाँ पे अपनी बस्ती बना रखी है पीछे, क्योंकि कम से कम 50 से 60 परिवार हैं, उन्हीं के बच्चे हैं ये लोग। ये बच्चे वहीं बगल की झुग्गी में रहते हैं। कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो कुछ का काम यहीं पे पढ़ाई करके चल जाता है। इनके माता पिता को भी लगता है कि चलो शाम के वक्त 2 घंटे बच्चे कम से कम पढ़ाई तो कर रहे हैं। बहुत दिनों से। बहुत दिन हो गया? यही मास्टर साहब पढ़ाते हैं? हाँ। इनका क्या नाम है? अभिषेक सर। और एक और सर है? हाँ। और रहते कहाँ हो? इधर ही। पीछे झुग्गी में? हाँ। हैं? और स्कूल में भी जाते हो? हाँ। यहीं के हैं बच्चे, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? सारे लोग हाँ यहीं रहते हैं। और यहाँ रोज पढ़ने आते हैं? हाँ, रोज पढ़ने आते हैं बच्चे। और स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? स्कूल भी जाते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। फुटपाथ पर इन बच्चों की पाठशाला समाज की कई मजबूरियों और हकीकतों को बयान करती है। तो किसी के नेक इरादों की झलक दिखाती है, तो किसी की नाकामी की ओर भी खूब इशारा करती है। बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। शालीमार बाग विधानसभा सीट 1993 में अस्तित्व में आई। 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद यहां कमल नहीं खिल सका। क्या माहौल है इस सीट पर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी की नेता वंदना कुमारी इतिहास रचने की कगार पर खड़ी हैं। 2013 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब से लेकर अब तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। 2015 और 2020 में भी जीतकर शालीमार बाग की इस विधायक ने हैट्रिक बना दिया। यहाँ पे लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी और शालीमार बाग में वंदना कुमारी सिर्फ काम के लिए आपको दिख रहा है, जो कि जहाँ भी दिखेगा, ये रोड भी दिखेगा। ये रोड एक समय दलदल हुआ करती थी, तो ये रोड को भी MLA फंड से हमने बनाया। यहाँ पे सीवर लाइन नहीं थी, ऊपर में सीवर बहा करती थी, हमने पूरा सीवर लाइन डाला, फिर इसमें रोड बनाया। ये गांव एकदम ऐसे लगता था जो चल नहीं सकते थे आप पैदल, तो गांव को अच्छा बनाया है, इसलिए गांव के लोग चाहते हैं। इस सीट के मतदाता भी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी के काम की तारीफ करते हैं। आपकी सीट से कौन जीत रहा है, किसका माहौल है इस बार? वंदना कुमारी जी। क्यों? उनका काम ही इतना है, काम बहुत किया उन्होंने, कोई काम ही बाकी नहीं है। शालीमार बाग सीट जो पहले बीजेपी का अभेद किला था, अब आम आदमी पार्टी का गढ़ बन चुका है। साल 1993 में बीजेपी के साहेब सिंह वर्मा इसके पहले विधायक बने थे। उसके बाद 1998 से लेकर 2008 तक बीजेपी के रविंद्र बंसल ने जीत की हैट्रिक लगाई। फिर 2013 से लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ही यहां से जीत रही हैं। शालीमार बाग विधानसभा सीट के नाम एक अनूठा रिकॉर्ड भी है। सालों तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस आज तक एक बार भी यह सीट नहीं जीत सकी है। साल 1993 में जब से ये सीट अस्तित्व में आई है, तब से लेकर अब तक 7 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमेशा हार झेलनी पड़ी है। शायद पूरी दिल्ली विधानसभा में शालीमार बाग इकलौती ऐसी सीट होगी। यमुना नदी के किनारे बसे शालीमार बाग को शालीमार गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की ये विधानसभा सीट पहले आउटर दिल्ली का हिस्सा थी, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद इसे चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया।
चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। इलाके में खराब सड़कें और गंदे पानी की समस्या है। गंदगी और कूड़े हर तरफ फैले नजर आते हैं। वंदना कुमारी को तो मैं सर वोट नहीं देना चाहता हूँ। क्यों? मैं 15 साल से देख रहा हूँ ना, किराएदार के लिए कुछ भी फ्री है। केजरीवाल जी ने फ्री कर रखा है तो मकान मालिक के लिए कर रखा है, किराएदार को कुछ भी फ्री नहीं है। इसलिए मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा सर। पर बीजेपी की उम्मीदवार के लिए राह फिर भी आसान नहीं है। रेखा गुप्ता इलाके की पार्षद हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेकिन पिछले 2 चुनावों में वो वंदना कुमारी से हार गईं। वैसे इस बार रेखा गुप्ता को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हालात बदल गए हैं। जो जनता की नज़रों पे उनका पानी चढ़ा हुआ था, जो वादे वो करके आए थे, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को जो स्वप्न दिखाए थे, वो सब ढेर हो गए, चकनाचूर हो गए। एक चेहरा, एक घिनौना चेहरा जनता के सामने आया, जहाँ पे केवल भ्रष्टाचार, मिस प्लानिंग और दुराचार, जनता के साथ दुराचार था। एक एक काम जो उन्होंने कहा, एक एक वायदा जो उन्होंने कहा, वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने फ्री पानी की बातें कही और जनता को साफ पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। तो जनता के चेहरे से जो पूरा का पूरा उनका नकाब जो हटा है, वो रिजल्ट देगा इस बार के चुनाव में। तो देखना है कि इस बार शालीमार बाग में कमल खिलेगा या आम आदमी पार्टी अब की बार भी उनकी उम्मीदों पर झाड़ू फेर देगी। एक के बाद एक लगातार 4 बार जीत दर्ज कर भाजपा ने शालीमार बाग को अपना गढ़ बना लिया था, लेकिन 2013 और उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने ही इस सीट पर अपना परचम लहराया है। अब देखना ये है कि क्या आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी जीत का चौका लगाती हैं या फिर बीजेपी की रेखा गुप्ता हार की हैट्रिक। दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।